4 दिन हो गए हैं और 4 दिन में हर कोशिश करने के बावजूद केदारनाथ और उसके आसपास के वो इलाके जहां कुदरत के इस कहर ने सबसे ज्यादा तबाही बरपाई है, वहां तक अभी सरकार नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये सरकार आखिर किस काम की है जो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रही। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 2 अप्रैल 1984 को जब अंतरिक्ष से राकेश शर्मा ने हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बताया तो पूरा देश झूम उठा था। लेकिन आज देश पूछ रहा है कि 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद पर जब देश आसानी से पहुंच सकता है तो फिर वो दिल्ली से महज 458 किलोमीटर दूर केदारनाथ तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। बड़ा सवाल, किस काम की ये सरकार? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले हम आपको बता दें कि 16 जून की रात से ही केदारनाथ देश से कटा हुआ है। खुद एबीपी संवाददाता रविकांत 3 दिन से रास्ते में फंसे हुए हैं। केदारनाथ जाने वाला मुख्य मार्ग खाखरा से 4 किलोमीटर पहले यहां से बाधित है। ये लैंडस्लाइड का इलाका है। लैंडस्लाइड के ठीक नीचे के हिस्से में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है। यहां 50-50 मीटर के 3 स्ट्रेच में लैंडस्लाइड का जो असर हुआ वो दिखाई दिया। सड़क पूरी की पूरी 50 मीटर के करीब सड़क नीचे बह गई और इस समय जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहां पर क्रेन चल रही है वो सड़क का ना हिस्सा होकर के पहाड़ का हिस्सा है जिसे काट करके सड़क फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि सड़क मार्ग से केदारनाथ जाने का रास्ता ऋषिकेश से शुरू होता है। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही मची है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से केदारनाथ में जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है वहां तक जाने का रास्ता किस तरह से बंद हुआ है। उत्तराखंड में हरिद्वार के पास ऋषिकेश से होते हुए केदारनाथ जाने का ये रास्ता देखिए, देवप्रयाग से होते हुए रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ और फिर केदारनाथ। लेकिन इस समय समस्या ये है कि बाढ़ की वजह से रुद्रप्रयाग के बाद का जो रास्ता है केदारनाथ तक जाने वाला, जिसकी दूरी 116 किलोमीटर है, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। आपको बता दें कि देवप्रयाग से आगे की सड़क पूरी तरह तबाह हो गई है। केदारनाथ से पहले गोविंद घाट में तो नेशनल हाईवे 58 का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है। गौरीकुंड में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ चश्मदीदों का कहना है कि जितनी भी गाड़ियां आ रही थी, अचानक बादल फटने की वजह से बहुत सारे वाहन बह गए। हालांकि इस बात की पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है कि कितना जानमाल का नुकसान है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि केदार घाटी एक तरह से पूरी तरह तबाह हो गई है। इसीलिए उस केदार घाटी तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। केवल हेलीकॉप्टर के जरिए ही उसका एरियल व्यू लिया जा सकता है। सड़क मार्ग की इस बदहाली के बाद केदारनाथ को हवाई रास्ते के सहारे बचाया जा सकता था, लेकिन लैंडिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से अभी वहां पर बस Mi-17 से ही राहत का काम चल रहा है। 10 हेलीकॉप्टर Mi-17 और ALH मिला के 12 हेलीकॉप्टर यहाँ देने को बोला। आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि केदारनाथ में आई इतनी बड़ी तबाही के बीच ये चंद हेलीकॉप्टर राहत का कितना काम कर पाएंगे। फिर वही बड़ा सवाल, आखिर किस काम की ये सरकार? लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रकृति ने जो कहर ढाया सो ढाया, लेकिन उसके बाद अब जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिनके पास खाने पीने का तक सामान मौजूद नहीं है, उन तक सरकार क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अब भी सरकार अपनी बेबसी क्यों जता रही है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही मौजूद हैं श्री नयन नारायण गिरी जी, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, जूना अखाड़े के मठाधीश हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर के। इसके साथ ही सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक हैं। और साथ ही वैज्ञानिक और पर्यावरण एक्सपर्ट विक्रम सोनी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। कुछ और मेहमान आगे जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी कोश्यारी साहब। ये सवाल उठना लाजमी है, जिस तरह की
मन को दुख देने वाली, दिल दहला देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड से निकल कर आ रही हैं, जहां बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब रो रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन, सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। या तो वो खुद फंसे हुए हैं या उनके परिजन उन्हें ढूंढ रहे हैं। आपको हैरान नहीं करती ये बात कि 4 दिन हो गए हैं, सरकार अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई? देखिए, पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि क्योंकि ये आपदा इतनी अधिक है कि सरकार चाहे कितनी ही निकम्मी हो, मैं सबसे पहले तो मैंने इस आपदा के आते ही माननीय मुख्यमंत्री को कहा फ़ोन करके कि सारी मेरी पार्टी में बीजेपी आपके साथ है और आप सब अच्छे काम करिए जिससे क्या लाभ मिला है, जिससे जल्दी से जल्दी राहत मिला है। तो वास्तव में देखा जाए तो आज 4 दिन बाद जैसा आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से ठीक है, आर्मी अपना काम कर रही है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन हम लोगों की वजह से, जैसे हम लोगों ने वहाँ, हमारे कार्यकर्ता हैं तो उन्होंने वहाँ भंडारे खोलना शुरू किया है, लोगों को निकालना शुरू किया है। ये काम सरकार की ओर से भी, जो प्रदेश सरकार है उसके अधिकारियों को स्वयं पैदल जा करके लोगों को साथ लेकर के वहाँ चलना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सारी सरकार केवल आर्मी पर निर्भर कर रही है और मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस समय लोगों को राहत देने का काम है, लोगों को रेस्क्यू करने का काम है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सरकार से कहा था कि आप कम से कम जो पूरे केदार घाटी में हो, चाहे उधर पूरब में नेपाल के पास पिथौरागढ़ में हो, फिर या चाहे गोविंद घाट में हो, चमोली में, उन सबकी जो लोग हैं उनके लिस्ट तो कम से कम एक जो लोग जीवित उनके लिस्ट जो है उस पर इंटरनेट पर दे दीजिए। लेकिन मुझे जवाब मिला कि वहां तो भी 60,000 लोग हैं, उनके हम लिस्ट कहां से दें। तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपका कहना है, मैं दोष तो नहीं देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सलगनेस है, इसमें हल्कापन है, ढीलापन है और जिस प्रकार से जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा नहीं हो पा रही है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे संगठन का सवाल है, या हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दैवीय आपदा पीड़ित समिति हमारी है, उसने ये कोशिश की है कि चाहे वो गौरीकुंड हो, चाहे रास्ते में अगस्त्यमुनि हो, चाहे कहीं भी हो, हम छोटे छोटे लोगों ने वहां के गांव वालों से ही अभी हमने कहा कि तुमको हम पैसे दे देंगे, लेकिन तुम वहां भंडारे खोलो क्योंकि लोग भूखे हैं। अभी मुझे गौरीकुंड से 2 किलोमीटर ऊपर कम से कम 100-200 लोग पड़े हुए हैं। अमेरिका से फोन आया कि कोश्यारी जी आप उन लोगों से निकलवाइए। तो उन लोगों का ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार को चाहिए था कि हम पैदल वहां जाकर के काम करते, उसके लिए टीम बनानी चाहिए। और मैं निश्चित ही अपनी ओर से भी हमारे लोग उसके लिए जा रहे हैं, पर सरकार की ओर से जितना प्रयास होना चाहिए नहीं हो पाया, ऐसा मैं मानता हूं। जी, हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत जी भी जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, भगत सिंह कोश्यारी जी का ये कहना है कि ये आपदा का वक्त है, वो दोष आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि खुद वो और उनके साथीगण जो हैं वो राहत बचाव काम में लगे हुए हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जो सरकार है वो पूरी तरह से सेना पर निर्भर है, जो वहां जाकर के लोगों के बीच जाकर जो काम करने की जरूरत है उससे कटी हुई नजर आ रही है सरकार। देखिए, जो सहयोग इस समय अलग अलग सब पार्टियों से मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और भगत सिंह जी ने बात बहुत ऊंची कही है, मैं उसके लिए भी उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी बड़ी ये त्रासदी है, भगवान न करे ऐसी त्रासदी कभी आए और उसमें बिना सेना की मदद के नहीं हो सकता है। इस समय 5500 से ज्यादा सैन्यकर्मी और करीब 1000 के करीब आईटीबीपी के लोग, एसएसबी के लोग, ग्रिप के लोग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो सब लोग कार्यरत हैं। बीएसएफ भी अलर्ट में रखी गई है, हम उनकी भी मदद ले सकते हैं। और आर्मी इस समय एयरफोर्स के 18 हेलीकॉप्टर्स हैं। राज्य के पास इतने संसाधन नहीं है कि सब चीजें मैनेज कर सके, फिर भी राज्य ने जो है प्राइवेट हेलीकॉप्टर इंगेज किए हैं और उनकी सेवाएं ली हैं। और इस समय हमारे सामने बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें सब तरीके के सहयोग की जरूरत है। लेकिन हरीश रावत जी, जो उत्तराखंड में जो लोग प्रभावित इलाकों में जो प्रभावित लोग फंसे हैं या जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उनकी बाइट्स भी हम लगातार दिन भर एबीपी न्यूज पर चला रहे हैं और उनका गुस्सा सेना से नहीं है। वो तो धन्यवाद दे रहे हैं सेना को, आईटीबीपी के लोगों को जो मौजूद हैं और किसी तरह से उनकी जान बचाने में सक्षम हुए हैं। गुस्सा है सरकार से, जनप्रतिनिधियों से। उनका कहना है प्रशासन सुन नहीं रहा, खाने पीने को नहीं है, होटल में जगह नहीं मिल रही है, बाहर बस में वक्त गुजार रहे हैं, कंबल नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर रही है सरकार? ये सवाल कई लोगों से सुनने के लिए मिला है।
सहयोग करके उन भाई बहनों तक जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी विडंबना ये है कि उत्तराखंड के गाँव का कनेक्शन भी बिल्कुल टूट गया है। बहुत बड़े हिस्से में 4 जिलों के गांव के अंदर पुलिया बह गई हैं, सड़कें बह गई हैं और प्रशासन तंत्र भी बहुत दबाव में है इस समय परिस्थितियों के। उनको बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचे। हमारे मंत्रीगण, स्वयं मुख्यमंत्री उस इलाके में गए हैं। मैं भी जो है आपदा प्रभावित क्षेत्र में हूँ 3-4 दिन से। तो इस तरीके से प्रत्येक उत्तराखंड वासी अपने अपने तरीके से इस कोशिश में लगा हुआ है। जी हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि अगर अपने स्तर पर मदद दे रही है सरकार तो फिर क्यों लोग इतने निराश लग रहे हैं। और एक सवाल ये भी कि ये जो त्रासदी आई है, क्या इसके बाद हमारा आपदा प्रबंधन कितना कमजोर है, क्या इसकी भी कलई खुल गई है? इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटते हैं। 16 जून की रात से ही कुदरत का कहर बरपा उत्तराखंड में। बारिश वहां रुक गई है, लेकिन समस्या ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं, दुर्गम स्थानों में हैं, उन तक अब तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरकार क्या कर रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी मेहमान मौजूद हैं। सत्येंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये आपदा प्रबंधन का जो पूरा मैकेनिज्म है हमारा, ये इतना बेबस क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन की एक टीम हरिद्वार में इस बात का इंतजार कर रही है कि दुर्गम इलाकों तक उन्हें पहुंचाने के लिए एयरलिफ्टिंग की सुविधा मौजूद हो। अब ये सुनकर के तो ऐसा लगता है कि जब डिजास्टर की टीम इतनी बेबस है तो क्या होगा? देखिए, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित आपदा है। ये आम तरह की आपदा नहीं है। इसकी तुलना यदि की जाए तो जिस तरह से सुनामी 2004 में हुआ था, तो उससे कम नहीं आंकी जा सकती। ये एक बड़ी अप्रत्याशित आपदा है जी। और इसके लिए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब हवाई जायजा लिया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड के प्रभावित इलाकों का। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी आज उत्तराखंड के उन प्रभावित इलाकों का उन्होंने एरियल सर्वे किया, हवाई जायजा लिया जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हैं सोनिया गांधी जायजा लेती हुई, देखती हुई किस स्तर पर तबाही हुई है, क्योंकि हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि ये जो आफत की बारिश है, जो कुदरत का कहर है, ये आया और उसके बाद कितनी जगह पर जो भूमि है, जो जमीन है, वो बिल्कुल समतल हो गई। कई जगहों पर सड़कें कट गई हैं और इस वजह से लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। आसमान से उत्तराखंड की तबाही की ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आंखों से देखी, क्या कुछ हुआ है? किस तरह की तस्वीर, उत्तराखंड की तस्वीर कैसे बदल गई है इस आपदा के बाद, वो देखा। उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तकरीबन 2 बजे के बाद ये निरीक्षण करने, ये जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के साथ गए थे उत्तराखंड के उन प्रभावित इलाकों में। उन्होंने एरियल सर्वे किया, हवाई जायजा लिया और उसकी ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जी सत्येंद्र जी, अपनी बात कीजिए। मैं कह रहा था कि ये एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना है, एक बहुत ही अप्रत्याशित आपदा का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। और यदि आपदा प्रबंधन की हम बात करें तो आपदा प्रबंधन का जो मुख्य दायित्व होता है वो राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार को एक योजना के तहत कार्य करना होता है, लेकिन अभी जो है इस प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित करना और उस पर अमल करना ये राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन केंद्र सरकार उसमें सहायता मुहैया करता है, सहायता उपलब्ध कराता है और फैसिलिटेट करता है। लेकिन यहाँ पर जो देखने में आया कि हम लोगों ने इसका प्रबंधन था, लेकिन इस स्तर की आपदा को प्रबंधन करने के लिए तैयारियां पूर्ण रूप से नहीं थी। और इसमें जैसा कि पहले भी हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि आर्मी की सपोर्ट से केवल काम नहीं किया जा सकता। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। लोगों को, प्रशासन को, सभी को इसके लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो आपको लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है, केंद्र भी और राज्य सरकार भी, दोनों के बीच वो तालमेल नहीं रहा, या दोनों ने उस तरह की एफर्ट्स नहीं किए जिससे लोगों में, जो वहां पर लोग परेशान है, उनमें भरोसा जग सके कि सरकार कुछ कर रही है, हम तक भी मदद पहुंचेगी? देखिए, इसके लिए क्या है कि जो इस तरह की तो आपदाएं, खैर इस स्तर की नहीं, लेकिन इस प्रकार की लैंडस्लाइड्स की जो आपदाएं हैं या बाढ़ की जो आपदाएं हैं या जिस तरह से ये फ्लैश फ्लड की जो आपदाएं हैं, ये तो आती रहती हैं हिमालय के अंदर। हिमालय बहुत ही वल्नरेबल है, तो इसके लिए चाहिए कि राज्य सरकार को एक
पूर्ण योजना उसमें बना के रखनी चाहिए, ताकि मान लीजिए अभी जैसे खाने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है तो खाने के लिए स्टोर करके रखें। बरसात में ये आपदा आनी ही आनी है, छोटे स्तर की या बड़े स्तर की। तो इस तरह की जो पूर्ण तैयारी है, जिसको हम प्रिपेयरनेस कहते हैं डिजास्टर की भाषा में, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी, पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, उसमें कोताही दिखाई दी है। चलिए, अहम बात आप उठा रहे हैं सत्येंद्र कुमार जी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और हमारे साथ नयन नारायण गिरी जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि ये क्या उत्तराखंड में हुआ जहां विकास इतना ज्यादा हुआ है, क्या उसकी वजह से हम विनाश की ओर जा रहे हैं। और विक्रम सोनी जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ आपदा प्रबंधन तक ही सीमित है या पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ हुई है ये उसका भी नतीजा। एक छोटा सा ब्रेक, हम चल दौड़ते हैं। चार दिन हुए हैं उत्तराखंड में तबाही को आए हुए, अभी भी सरकार लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। उत्तराखंड में कई लोग जहां तहां फंसे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये सरकार आखिर क्या कर रही है, किस काम की है, अगर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हरक सिंह रावत जी, ये सवाल देश पूछ रहा है, ये सवाल उत्तराखंड में फंसे हुए लोग पूछ रहे हैं कि सरकार कहां है। 4 दिन हो गए हैं, केदारनाथ जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है वहां तक जाने का रास्ता बंद हो गया है, हवाई रास्ता इतना आसान नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि इस आपदा के बाद दरअसल नींद से जागी है सरकार? देखिए नेहा जी, परसों रात तक लगातार घनघोर बारिश पूरे उत्तराखंड में हो रही थी और बारिश में आप समझ सकती हैं कि हेलीकॉप्टर टेकअप नहीं हो सकते, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, न कहीं लैंड कर सकते हैं और ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक और उत्तरकाशी तक मोटर मार्ग कई किलोमीटर वॉश आउट हो गया था। जैसे ही कल मौसम खुला है, मैं 9 बजे देहरादून से चला हूं हेलीकॉप्टर से और केदारनाथ 10 बजे के आसपास मैं गुप्तकाशी और उसके बाद मैं केदारनाथ स्वयं गया हूं। केदारनाथ मैंने लैंड किया, वहां जो लगभग 1600-1700 लोग थे, कल हमने 850 लोगों को केदारनाथ से निकाला है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि जो लोग केदारनाथ में बच गए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर फाटा और गुप्तकाशी हम ला सकें। लेकिन क्योंकि गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक 14 किलोमीटर जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरा वॉश आउट हो गया है। लगभग बहुत सारी जगह हर 100-200 मीटर पर 10, 20, 50 लोग फंसे हुए हैं। लेकिन रावत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं और मरने वालों की क्या तादाद, अब तक क्या संख्या आपके पास आ पाई है? देखिए, रामबाड़ा बिल्कुल वॉश आउट हो गया है। रामबाड़ा जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। कहीं एक जहां 100-150 दुकानें थी, घर थे, वहां बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लग ही नहीं रहा है कि रामबाड़ा भी कोई जगह थी। इसी तरह गौरीकुंड में भी काफी नुकसान हुआ है। गौरीकुंड में इस समय अब हमारी दूसरी चुनौती इस समय है कि गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच का मार्ग टूट गया है। गौरीकुंड में इस समय 7-8 हजार लोग फंसे हुए हैं, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहा। हमने आज टेम्परेरी हेलीपैड बनाने की कोशिश की है, लेकिन उस पे जब हेलीकॉप्टर में स्वयं आज दिन में उस हेलीकॉप्टर में वहां लैंड करने के लिए गया था, लेकिन लैंड हमारा हेलीकॉप्टर नहीं कर पाया। हमने अभी आईटीबीपी को वहां ड्रॉप किया है रस्सों से, हेलीकॉप्टर से। अब हम वहां कोशिश हेलीकॉप्टर बनाने की कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से जो लोकल हमारे गौरीकुंड में लोगों पर राशन था, भोजन था, वो सब समाप्त हो गया है। अब हम सोनप्रयाग से और गौरीकुंड के बीच में भी पैदल रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि 4-5 हजार लोगों को हम पैदल रास्ता से सोनप्रयाग तक ला सकें। और सोनप्रयाग से लेकर मयाली तक हमारा मोटर मार्ग खुल गया है, क्योंकि ये गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग जो डीजीबीआर के पास है, एनएच है, इसको बनने में 5-6 महीने लग सकते हैं और इसलिए हमने वैकल्पिक मार्ग के रूप में गुप्तकाशी, मयाली, घनसाली होते, चिरबटिया घनसाली होते हुए, टिहरी होते हुए ऋषिकेश निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग जो 1,500-2 हजार गाड़ियां सोनप्रयाग गुप्तकाशी के बीच में हैं, ये आज रात तक ऋषिकेश तक पहुंच जाएगी। और हम दूसरे चरण में हम गौरीकुंड के लोगों को निकालने की हमारी कोशिश है। जो एक मोनिका एक जगह है जहां एक टापू में 7-8 ठीक है रावत जी, तो आप कह रहे हैं कि ये तमाम कदम जो है ये सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लैंड नहीं कर पा रहा है। हाँ जी
नहीं, बिल्कुल भारत सरकार के एयरफोर्स के पायलट, देखिए ये यमुना केदारनाथ घाटी बहुत संकड़ी घाटी है। कल मैं 2 बार केदारनाथ गया हूं, गुप्तकाशी फाटा गया हूं। लगभग 15-16 हेलीकॉप्टर हमारे इस घाटी में लगातार लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर मुश्किल से 4-5 लोग आ पाते हैं और हम 15-16 हेलीकॉप्टर से ज्यादा उस घाटी में नहीं भेज सकते हैं एक बार में। इतना हेलीकॉप्टर टेकअप और लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। एक समस्या हमारे सामने है। लेकिन रावत जी, कहा यह भी जा रहा है कि सड़क मार्ग की बदहाली हुई तो केदारनाथ और आसपास के इलाकों में सड़क मार्ग पूरी तरह से जो तहस नहस हो गया है। कम से कम ये कहा जा रहा था कि हवाई रास्ते से कुछ हो सकता था, बचाया जा सकता था लोगों को की, लेकिन वहां पे भी लैंडिंग की सुविधा ना होने की वजह से MI-17 से ही राहत का काम चल रहा है और वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है चीजों को। कल मौसम नियाजी मौसम कल खुला है और कल से 16 हेलीकॉप्टर हमारे 4 एयरफोर्स के और 4-5 हेलीकॉप्टर, कुछ हेलीकॉप्टर प्राइवेट हेलीकॉप्टर, 15-16 हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को ला रहे हैं। कल 850 लोग हम केदारनाथ से हम गुप्तकाशी और फाटा हम लाए हैं और अब केदारनाथ के से लगभग सारे लोगों को हम सुबह 5 बजे, आज सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक हम केदारनाथ से लोगों को ला पाने में सफल हो पाए हैं। अब हमारी दूसरी चुनौती है मोनिका और जो गौरीकुंड में लोग फंसे हैं 4-5 हजार लोग, उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाने की हमारी चुनौती है, उनको भोजन पहुंचाने की हमारी चुनौती है। तो ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकती हैं कि रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी तक जो NH है वो वहां ब्रिज निकल गए हैं, कई किलोमीटर तक पैदल चलने लायक भी रास्ता नहीं है। ऐसी हालत में आप खुद समझ सकती हैं कि कैसे ये ऑपरेशन, कैसे ये वार लेवल पर हम काम कर रहे हैं और हमारे सारे अधिकारी, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है रावत जी कि ये बहुत बड़ी आपदा रही है, बहुत बड़ी आपदा और प्रकृति का ये कहर है और कई बार इंसान इसके आगे बेबस हो जाता है। लेकिन विक्रम सोनी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या सब कुछ ये प्रकृति का कहर है और रास्ते बह गए, रोड टूट गई, संपर्क कट गया, हम क्या करें? क्या इस स्थिति को ही बने रहने दिया जा सकता है या कुछ और बेहतर यहाँ पर हो सकता था? चीज़ के बारे में मैं 1-2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। जैसे ये पहले कह रहे थे कि हर साल कुछ न कुछ घटना तो घटती है, पर ऐसी आपदा नहीं होती है, इस तौर पे नहीं होती, क्योंकि इस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। पर आप ये सोचें कि इसमें कुछ न कुछ गुंजाइश है। जिस तरह से पहाड़ में विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। इंदु पांडे जी जो चीफ सेक्रेटरी थे उत्तरांचल के, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी आज़ादी पे कुमाऊं में 80 किलोमीटर की सड़क थी पक्की और इस वक्त 35,000 किलोमीटर बना दिए। गांव जो हैं बगैर पानी के रह गए हैं गर्मी में और जंगल जो हैं कट गए हैं। हिमालय बहुत ही जवान पहाड़ हैं, वो शेल जिसको कहते हैं, वो बजरी का उसकी जो ज़मीन है कच्ची है और पहाड़ कटता जा रहा। ब्रिटिश के टाइम में 30 साल के बाद एक पहाड़ पे दूसरी सड़क बनती थी। आप कहीं भी जाएं, आप टेहरी जाएं, यमुनोत्री जाएं, चक्राता जाएं, कहीं भी जाएं, बुरा हाल है सब जगह। देखिए, हिमालय के ऊपर आपको उसकी कदर करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। और डैम से उतना ही नुकसान हो जाता है क्योंकि डैम के लिए सड़कें बनती हैं, जंगल डूबते हैं और ये चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से हिमालय का हाल जो है बहुत ही नाजुक हो गया है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आजकल हमारे यहाँ माहौल है, दिल्ली में भी, कि जो भी है जैसे भी है कुछ ना कुछ घर बना देता है। कम से कम आप जब 20-25 फुट पानी भर सकता है तो कम से कम आप 200 मीटर दूरी पे घर बनाइए कम से कम दरिया से, और उसके बाद उसकी नींव भी नहीं है। तो आपने देखा ही कि ऐसा तो एनिमेशन में भी नहीं दिखता। तो मैं ये 2 चीज़ें कह रहा हूँ कि इसके लिए हमारे को हिमालय के बारे में नीति बनानी पड़ेगी कि पहाड़ और जंगल का जब तक हम कदर नहीं करेंगे, और ये 1 साल में नहीं, ये 40 साल में हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर सरकारों की भूमिका जो है वो अहम रहती है। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब पहाड़ इतना तेज होता है, जब पहाड़ इतना तीव्र होता है, इसमें सड़क ऊपर से नहीं बनानी चाहिए, इसमें टनल करके बनानी चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा और वो नहीं रुक पाएगा। नयन नारायण गिरी जी, तो क्या माना जाए कि उत्तराखंड का जो विकास रहा है, जो विकास हुआ है, जिस भी रूप में हुआ है, उस विकास ने ही कहीं ना कहीं विनाश की भी नींव डाली है? देखिए कि जैसे आपका केदारनाथ मंदिर को आप देखते हैं, विशेष रूप से जैसे वहाँ पर वो मंदाकिनी नदी है और वहाँ नदी निकलने का जो रास्ता था वो आज से 150 साल पहले से भी, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ समिति ने हजारों दुकान बनाकर, चाहे वो उन्होंने दिया या सरकार ने दिया,
वो पूरा विकास के नाम पर वहाँ पर जैसे बहुत से दुकानें बना दिया, चारों तरफ से जो है उसको पूरा जहाँ पर जो निकलने का रास्ता है, मान लीजिए कि जल जो है आप विशेष रूप से प्रकृति के साथ में, जैसे गंगा के साथ में अन्याय कर रहे हैं सरकार, प्रकृति के साथ में जब अन्याय किया जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे जो है भोगना पड़ेगा। वो तो परमात्मा कुछ कृपा से कुछ रुका है, संभव है, नहीं तो ये हमेशा से जब से कोई भी ये सरकार बना है, जब से कोई भी इसका समाधान नहीं ढूंढा कि इसके बगल में कोई सड़क होना चाहिए, इसका कोई और भी रास्ता कुछ बन सकते हैं। बहुत से ऐसे साधन है, जैसे कि हमारा वैज्ञानिक सब जगह पर पूरा चांद के ऊपर पहुंच सकते हैं और 4 दिन में कोई सरकार कोई इसका खबर नहीं ले सकता। तो इस तरह से विशेष रूप से बहुत से सारी चीजों को गलतियों सरकार का भी है। विशेष रूप से जो हमारे वहां पर पूज्य भंडारी है, जो पुजारी है, जो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, उनका भी गलती है। विशेष रूप से वो पूरा वीआईपी जजमान को ज़्यादा ध्यान देते, कोई हेलीपैड बढ़िया सा बनना चाहिए, इसके ऊपर उनका कभी कोई ध्यान नहीं रहता है। कोई इतने यात्री आते हैं उसका सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रहता है। तो विशेष करके हमेशा से प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, उस वजह से जो विशेष रूप से आप कह रहे हैं पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, और आपदा प्रबंधन जिसे लेके ऐसा लगता है कि कोई नीति कभी नहीं बनती, जब कुछ हो जाता है उसके बाद हम नींद से जागते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। ये 2 चीजें, इन पर सरकार कब ध्यान देगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी कि 4 दिन में केदारनाथ तक ये सरकार नहीं पहुंच पाई है, अब भी बेबसी दिख रही है। ऐसे में सरकार लोगों में भरोसा कैसे जगाएगी? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी, क्या आप मानते हैं कि जहां सरकार की भूमिका अहम हो जाती है वो यही 2 क्षेत्र हैं? पहली बात तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका मैकेनिज्म है, आपने उसके तहत क्या चीजें कर रखी हैं? क्या कोई प्लान आपने बना रखा है या नहीं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये कि पर्यावरण के साथ जो कुछ छेड़छाड़ हुई है वो ना हो, वो संतुलित हो, वहां भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और इन दोनों फ्रंट्स पे आमतौर पे सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। जी नेहा जी, पहले तो मैं आपके दोनों सवालों का उत्तर देने से पहले, क्योंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी आज वहाँ एरियल सर्वे किए और इतने बड़े हादसे के बाद उन्होंने केवल 1000 करोड़ रुपए सहायता की घोषणा की और उसमें भी उन्होंने 145 करोड़ रुपया तत्काल रिलीज किया। मैं कहता हूं कि इतने बड़े हादसे के बाद ये तो सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो पहली बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए था कि कम से कम वहां 10-15 हज़ार रुपए की करोड़ रुपए की घोषणा करते, जबकि वो भी बहुत कम था। तो एक प्रकार से मुझे, और दूसरी बात यह थी कि ये इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जैसा अभी सत्येंद्र जी कह रहे थे, जो आपके आपदा के यहाँ के वो हैं, उन्होंने कहा कि साहब राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। वास्तव में यह राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमारा पहले तो कहना यह है कि जब पिछली बार वहां आपदा आई थी तो आपदा के बाद साल भर बाद जब मैंने संसद में उसमें स्पेशल मेंशन में प्रश्न रखा, तब उसके बाद उन्होंने वहां पर 70-80 करोड़ रुपया दिया। तो वास्तव में एक प्रकार से आपदा के समय हम कुछ बोलते हैं लेकिन उसके बाद सो जाते हैं। हमारा कहना यह है कि पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार को यह पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेनी चाहिए, पूरा काम अपने हाथ में लेना चाहिए, इसके राष्ट्रीय आपदा नेशनल डिजास्टर करके घोषित करना चाहिए। जहां तक आपकी दूसरी बात है कि आपने कहा कि साहब ये जो है पर्यावरण, मैं कह सकता हूं कि पर्यावरण और इसके बारे में जो वैज्ञानिक को अपनी राय देंगे। मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, परंतु एक वैज्ञानिक कहता है कि बांध बनने से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि चाइना के अंदर ऐसे सैकड़ों बांध बन गए हैं। 3 गॉर्जेस जैसा बांध बन गया है, वो ब्रह्मपुत्र में बांध बना रहा है। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि हमारी जो सड़क बनती है वो कच्ची बनती है, हमारे जो काम होते हैं वो नेशनल स्पीड से होते नहीं है, इसलिए वो जल्दी बह जाते हैं। और जहां तक आपको पर्यावरण की बात है, मैं आपको निवेदन करूं कि मैं आज से 60-70 साल पहले भी ऐसे बहुत से गांव बह जाते थे, क्योंकि यहाँ पूरे धारचूला से लेकर के और पुरोला तक जो हिमालय से लगे हुए हमारे जितने 8-10 ब्लॉक हैं, इनमें हमेशा ही बादल कहीं न कहीं हर साल फटते हैं। और इसलिए हमारी सरकार को कोशिश सबसे अधिक क्या करनी चाहिए, और जो हमारी सरकार कर नहीं पा रही है, कि जो जितने भी ये शहर बसे हुए हैं, इस बसासत नदी के किनारे बसे हैं, विशेष करके ये तीर्थ यात्रा वाले, इनके लिए स्पेशल मैनेजमेंट होना चाहिए था। इसके लिए कम से कम जैसे हमारे राशन की व्यवस्था है। अब मैं जानता हूं, मैं कपकोट का रहने वाला हूं, मेरे यहाँ के 3 पुल बह गए हैं, लेकिन वहां राशन हमारी सरकार ने इस बार पहुंचाया नहीं। पिछली बार से राशन पहुंचा दिया जाता था, अब वो लोग वहां भूखे नहीं मरेंगे तो क्या होंगे। इसलिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमको पूरे इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा।
और जहां तक पर्यावरण के सवाल है, वो हो सकता है हमारे कुछ वैज्ञानिक उसमें बोलते हैं कि पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है, कुछ कहते हैं कि नहीं से पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं है। व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो रही है। रावत जी, ये सवाल उठ रहा है, जिस तरह से जो मकान है ताश के पत्तों की तरह बहते जा रहे हैं। जी हाँ, इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार को, जैसा अभी हमारे किसी ने कहा कि एकदम नदी के किनारे मकान बन रहे हैं, तो आखिर ये प्रदेश सरकार चाहे किसी की सरकार हो, मैं नहीं कहता कि हमारी वर्तमान सरकार, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो भी सरकार हो, कम से कम उनको अभी से जो भी नदी के किनारे के मकान है, जो भी जहां से नदियां निकल रहे हैं उनके किनारे जो भी मकान है, वो कहां तक बने, कैसे बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज मेरा दुखद सबसे बड़ा कहना यह है कि हमारी सरकार ने, अभी हरक सिंह जी कह रहे थे कि मैं सब जगह गया, हेलीकॉप्टर से गए, उनको अभी तक चाहिए था कि हम सबको लेकर के जहां तक मोटर जा रही है उसके बाद पिट्ठू में रख करके सामान जाते, आगे आगे मंत्री जी जाते, उनके पीछे पीछे हमारे कोश्यारी जी, हम हरक सिंह जी को सुन लेते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसी सुनिए, ऐसी प्रेरणा देने वाले लोग हैं नहीं। अब सुनिए मेरी बात, अब हमारे सोनिया, वहां पे प्रधानमंत्री जी गए, वो सोनिया जी को साथ लेके गए, मुझे कोई हर्ज नहीं है, पर साथ में अगर विपक्ष के नेता को भी ले जाते तब मैं सोचता कि इसको नेशनल डिजास्टर समझ रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी सोच में फर्क है। ठीक है कोश्यारी जी, जवाब ले लेते हैं। सर, आपने कई सवाल पूछे हैं, मुझे उम्मीद है आप इनका जवाब भी चाहेंगे। जी रावत जी। जी हेलो जी रावत जी, बहुत सारे सवाल पूछे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरी प्लानिंग हुई है, जैसे जैसे शहर नदियों के किनारे बसे हैं, वो पानी में घर नहीं बहेंगे तो क्या होगा, और उन्होंने जो सहायता की जो राशि प्रधानमंत्री ने अनाउंस की है उसको लेके भी सवाल उठाए हैं। प्लस आप कह रहे हैं कि कई जगहों पर गए, राहत का काम किया, वो कह रहे हैं कई जगहों पर पैदल जाया जा सकता था, वो भी नहीं किया। यानी जनता में भरोसा जगाने की कई कोशिशें हैं जो कोश्यारी साहब मानते हैं सरकार की तरफ से नहीं हुई। देखिए निया जी, रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी तक जो सड़क है लगभग कई किलोमीटर वॉश आउट हो गई है। कुंड का पुल वॉश आउट हो गया। दिलवाड़ा से लेकर रुद्रप्रयाग के बीच में सड़क लगभग 200-250 मीटर समाप्त हो गई है। आप कल्पना करो, अगर रुद्रप्रयाग से कोई व्यक्ति पैदल जाने लगता तो लगभग 4 दिन में वो गुप्तकाशी पहुंच सकता था, और गुप्तकाशी से अगर वो फाटा पैदल जाएगा तो 2 दिन में पहुंचता, और फाटा से अगर गौरीकुंड पैदल जाता 2 दिन में वहां पहुंचता। ये नियाजी, आप ये संभव नहीं है। अगर हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं होते तो जो 1600-1700 लोगों को हमने कल बचाया है केदारनाथ से गौरीकुंड और गुप्तकाशी हम लाए हैं, ये असंभव हो जाता। जहां तक प्रधानमंत्री जी की घोषणा की बात है, जो 1000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये अंतरिम राहत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा इसके अलावा डीजीबीआर की जो सड़क है, नेशनल सड़क है, उसके लिए अलग से, उसके मरम्मत के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। जो लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, होटल क्षतिग्रस्त हो गए, लोगों की मृत्यु हो गई, उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। ये प्रथम रिलीफ के रूप में प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, वहां की सड़कें टूट गई हैं, वहां के पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन इस समय हम सड़क और इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमने कल और आज सड़क खोलने की कोशिश की है कि क्योंकि रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी तक सड़क 5-6 महीने में खुलेगी। हमने गुप्तकाशी से लेकर मायाली, चिरबटा, घनसाली होते हुए आज सड़क खोल दी है। लगभग 1500-1600 गाड़ियां रात तक पहुंच जाएंगी। इसी तरह हमने रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में सड़क क्षतिग्रस्त है। तिरुवड़ा के पास हम खेड़ाखाल खुर्शी होते हुए लगभग हमने 1500 गाड़ियां कोटद्वार और इसके पहुंचाई है, और उन तक सहायता नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये सहायता कब तक पहुंचेगी, कब तक ये मदद जो है वो लोगों तक पहुंच पाएगी, वो लोग जो अब सिर्फ प्रशासन और सरकार के आश्रय हैं। हमारे पास, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है इस चर्चा के लिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।